आज हम लोग को चैप्टर 2 पढ़ना है, पदार्थ का वर्गीकरण। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे और उसमें हम पदार्थ के, ये कहने का मतलब पदार्थ को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पदार्थ को हम लोग कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? पदार्थ को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक भौतिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण और एक भौतिक संरचना के आधार पर बांटते हैं और एक रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को हम लोग 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। तो इसके पहले हम चैप्टर जो पढ़े थे उसमें आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ाई हुई थी, है ना। ठोस के बारे में, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, ये सब के बारे में बता दिए थे ना। तो इसमें देखिएगा ठोस क्या है। एक चीज बताए थे हम, एक गुण बताए थे, अंतराअणुक आकर्षण बल और अंतराअणुक आकर्षण स्थान। अंतराअणुक आकर्षण बल और अंतराअणुक आकर्षण स्थान। पदार्थ, जिस पदार्थ में अंतराअणुक आकर्षण स्थान, जिस पदार्थ में अंतराअणुक आकर्षण, जिस पदार्थ में अंतराअणुक आकर्षण स्थान अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस पदार्थ में अंतराअणुक आकर्षण स्थान अगर अधिक हो तो उस पदार्थ में अंतराअणुक आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। स्थान ज्यादा तो बल क्या होगा? बल हो जाएगा कम। तो देखिए स्थान सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा स्थान किसमें है? गैस में। क्योंकि गैस में हम घूम रहे हैं, कोई दिक्कत कठिनाई हो रही है मगर कम हो रही है। पदार्थ के बहुत सारे गुण भी है, पदार्थ जो अवरोध उत्पन्न करे, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, है ना। तो गैस में स्थान, अंतराअणुक आकर्षण स्थान क्या है? सबसे ज्यादा है। तो गैस में अंतराअणुक आकर्षण स्थान सबसे ज्यादा है, इसलिए इसमें बल क्या है? कम है। उसके तरह गैस के बाद देखें तो द्रव, गैस के बाद स्थान किसमें ज्यादा है? द्रव में। और द्रव में इससे बल क्या है? ज्यादा ना है, इससे बल ज्यादा ना है इसमें, क्योंकि इसमें स्थान इससे क्या है? कम है। इसमें स्थान गैस से क्या है? कम है, और गैस से स्थान कम है, तो बल गैस से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और सबसे कम स्थान किसमें होती है? ठोस, दृढ़ होती है, मजबूत होती है। क्यों होती है मजबूत? क्योंकि इसके अंदर स्थान क्या है? स्थान कम है। स्थान क्या है? स्थान अगर कम रहेगा, स्थान यदि क्या हो? कम हो, तो बल क्या रहेगा? बल होगा ज्यादा, है ना। तो बल सबसे अधिक किसमें है? सबसे ज्यादा बल किसमें? उसके बाद यानी बल सबसे ज्यादा गैस, ठोस में, दूसरा नाम पर द्रव में, और तीसरा नाम पर, लेकिन स्थान सबसे ज्यादा किसमें? स्थान सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद और तीसरा नाम पर, समझ आ गया ना। ठोस, द्रव, गैस के बारे में डिटेल्स पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ के वर्गीकरण पढ़ना, लेकिन किसके आधार पर? रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। और रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो रासायनिक संरचना के आधार पर हम लोग पदार्थ को 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन बनाते हैं? तत्व और यौगिक। अब तत्व और यौगिक क्या है, इसको क्यों शुद्ध में रख रहा है? इसका कारण है क्योंकि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे हम 2 या 2 से अधिक भागों में बांट नहीं सकते। तत्व को हम 2 या 2 से अधिक भागों में बांट नहीं सकते, यानी तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है ना। इसमें किसी चीज का मिलावट नहीं है, ये क्या है? शुद्ध है, क्योंकि इसे हम बांट नहीं सकते। जैसे कहने का मतलब कार्बन, इसको तोड़िएगा, ऑक्सीजन, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। हाइड्रोजन बांट सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्या है? तत्व है। क्योंकि क्या है? ये तत्व है। उसके बाद यौगिक का भी परिभाषा है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसे हम भार के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में बांट सकते हैं। इसको हम बांट ही नहीं सकते, इसको बांट सकते हैं, लेकिन यह भी शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है, एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब है H2O जल, H2O जल हुआ ना, तो जल बनने के लिए हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 1। इतना रहेगा तभी जल बनेगा, अन्यथा बनेगा जल नहीं। यानी कहने का मतलब है अगर H2O है, यहाँ पर H2O4 डाल देंगे, इसको जल कहेंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें भार के विचार से
ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक रहेगा तभी जल का निर्माण होगा, नहीं तो जल का निर्माण नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में कितना परमाणु और ऑक्सीजन में कितना परमाणु? यानी 1:2 के अनुसार रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा या कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा? नहीं होगा। कार्बन को हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, और कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है ना। तो ये जितना भी जो मिल रहा है आपको सूत्र, रासायनिक सूत्र है ना, सूत्र और संकेत में अलग अंतर होता है। ये सूत्र जो है H2O क्या है? सूत्र है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सूत्र है। और जितना भी सूत्र है सब के सब क्या है? यौगिक है। सब के सब कितना है? क्या है? यौगिक है। H2SO4 जानते हैं इसको? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, यानी 2:1:4 है ना। हाइड्रोजन के कितना परमाणु? 2, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4 तत्वों को मिलाया गया है, लेकिन किसके अनुसार से? भार के विचार से। भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में, तब इसको हम क्या कह रहे हैं? यौगिक कह रहे हैं। और यौगिक के बाद अशुद्ध पदार्थ देखेंगे तो अशुद्ध पदार्थ मिश्रण, लेकिन पहले तत्व यौगिक के बारे में और जान लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या प्रकार होता है। तो यहाँ देखेंगे हम तो तत्व के भी प्रकार होते हैं। तत्व कितना प्रकार का होता है? तत्व 2 प्रकार का होता है, एक धातु और एक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और एक। अब धातु क्या होता है? अब देखिए धातु का कोई परिभाषा नहीं है और अधातु का कोई परिभाषा नहीं है। धातु और अधातु का परिभाषा नहीं, हम इसके परिभाषित करते हैं, हम इसको परिभाषित करते हैं, लेकिन किसके आधार पर? तो इसके गुण के आधार पर। इसके धातु और अधातु को परिभाषित करेंगे हम किसके आधार पर? इसके गुण के आधार पर। अब गुण क्या होता है? तो धातु में बाबू एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। जितने भी पदार्थ धातु हैं, जितने भी तत्व जो धातु हैं, उसके अंदर क्या होती है? एक चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की। और एक बात और बता दें कि धातु से अधातु का गुण क्या होता है? अलग होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। धातु का गुण और अधातु का गुण एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। कहने का मतलब इसमें चमक होती है तो इसमें चमक नहीं होती है। इसमें चमक होती है तो इसमें चमक नहीं होती है। देखिए इसमें इसमें तन्यता होती है, इसमें क्या होती है? तन्यता एक प्रकार का गुण है बाबू। तन्यता क्या है? एक प्रकार का गुण है। और ये कैसा गुण है? तो इसको कहने का मतलब पदार्थ को टानने के बाद क्या होना चाहिए? खींचने के बाद क्या हो? खिंचाए। खींचने के बाद क्या हो जाए? खींचने के बाद अगर खिंचा रहा है समझिए उसमें क्या है? तन्यता है। तो जो धातु है उसको खींचेगा तो खिंचाएगा, और जो धातु नहीं है उसको खींचेगा तो खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा। इसलिए इसमें तन्यता होती है, तो इसमें तन्यता होती है तो इसमें तन्यता नहीं होती है। बात समझ में आ रहा? अगला गुण, ये विद्युत के चालक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? मतलब सुचालक होते हैं। तो ये चालक होते हैं, ये सुचालक है, तो कहिए चालक या फिर सुचालक, कहिए चालक या फिर सुचालक। ये विद्युत क्या होता है? चालक या फिर सुचालक। तो चालक भी गुण है, विद्युत का चालक या सुचालक बोल रहा है, सुचालक क्या है? गुण है। कहने का मतलब है यदि विद्युत धारा, कहने का मतलब धारा किसी पदार्थ के एक सिरा से दूसरा सिरा तक पहुंच रही है, एक सिरा से, कहने का मतलब अगर हम इधर से लाइन दे, करंट दे, धारा दे, तो धारा एक सिरा से दूसरा सिरा तक अगर प्रवाहित होती है तो समझिए ये पदार्थ क्या है? विद्युत के सुचालक है। एक सिरा से दूसरा सिरा तक पहुंच रही है यानी क्या है? ये और अगर एक सिरा से दूसरा सिरा नहीं पहुंच रही है तो क्या है? ये कुचालक है। समझ में आ रहा है? सुचालक कुचालक यानी समझिए जिससे धारा प्रवाहित हो, जिस पदार्थ से धारा प्रवाहित हो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत का चालक या फिर सुचालक। तो धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु विद्युत सुचालक होंगे नहीं। एक अधातु अपवाद में है बाबू ग्रेफाइट। एक अधातु अपवाद में है ग्रेफाइट, जो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो अपवाद में का है अलग बात है, लेकिन जनरली देखा जाए तो धातु ही विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, और अधातु विद्युत सुचालक नहीं होते हैं। और भी गुण है कि इसे इसके अंदर आघात वर्धनता, आघात वर्धनता क्या होता है? यह भी एक प्रकार की गुण है। धातु का एक प्रकार का क्या है? गुण है। पदार्थ का एक प्रकार का गुण है। आघात वर्धनता का मतलब होता है कि पीटने पर फैले, पीटने पर यदि किसी पदार्थ को हम पीट रहे हैं,
मैंने उसके ऊपर बल लगा रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, और वो अपना आकार क्या कर रहा है, फैला रहा है, अपना आकार बड़ा कर रहा है, फैल रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसके अंदर कौन सा गुण है, आघात वर्धनता का गुण है, आघात वर्धनता का गुण है, और आघात वर्धनता मतलब पीटने पर फैल। तो जितने भी तत्व में धातु है, जितने भी तत्व में धातु है, उसको पीटिएगा तो क्या होगा, वो फैलेगा, उसको पीटिएगा तो क्या होगा, वो। लेकिन अधातु फैलेगा, अधातु भुरभुरा होते हैं, अधातु भंगूर होते हैं, अधातु क्या होते हैं, भुरभुरा होते हैं, अधातु भंगूर होते हैं, पीटिएगा तो चूर चूर हो जाएगा वो। अधातु को पीटिएगा तो क्या हो जाएगा, वो चूर हो जाएगा, लेकिन धातु को पीटिएगा तो वो फैलेगा, चूर नहीं होगा। समझ में आ रहा ना बात। एक गुण और होती है क्या, कि धातु के अंदर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु को पीटने पर, धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि। जैसे स्कूल में देखता हूँ मैं, घंटी बजता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होता है, जो पूरा क्लासरूम, पूरा स्कूल में आवाज सुना जाता है ना। लेकिन अगर हम अधातु को पीटेंगे तो उसमें से ध्वनि नहीं निकलेगी। अधातु को पीटिए उसमें से ध्वनि, लेकिन धातु को पीटिए उसमें से ध्वनि निकलेगी। यानी यहाँ धातु में से अधातु में गुण है, तो इसी के आधार पर हम धातु और धातु को परिभाषित करते हैं। किसके आधार पर, गुण के आधार पर। समझ आएगा धातु धातु, तो धातु धातु समझ में आ गया। धातु धातु क्या था, तत्व का रूप था। ये क्या था, तत्व के रूप था। अब हम पढ़ेंगे क्या, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के, यौगिक के दो प्रकार होते हैं, पहला कार्बनिक का, दूसरा एक हो गया कार्बनिक का, एक हो गया। अब कार्बनिक क्या है, अकार्बनिक क्या है, ये बोलने से ही समझ में आ रहा है, इसका कोई परिभाषा बहुत बड़ा नहीं है। कार्बनिक क्या है, तो जिसमें कार्बन की मात्रा, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाए, वैसा कार्बन, वैसा पदार्थ, वैसा यौगिक, पदार्थ में यौगिक यानी वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, उसे क्या कहेंगे हम, और वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO, इसमें क्या है बाबू, कार्बन है या नहीं है। सी से क्या हो गया, C+O2, C+O2 माने कार्बन, और इसमें कार्बन की मात्रा है कि नहीं है, तो कार्बन की मात्रा रहेगा, यानी क्या है, कार्बनिक है ना। लेकिन H2O, इसके अंदर कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा है इसमें। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2+ हाइड्रोजन और, तो इसमें कार्बन आया। तो जिसमें कार्बन नहीं है वो क्या होगा, जिसमें कार्बन है वो क्या होगा, समझ में आ गया। अब तत्व यौगिक हो गया, क्लियर ना। तत्व यौगिक में कोई दिक्कत, तत्व यौगिक में कोई दिक्कत नहीं। तब आए थे हम लोग मिश्रण की, अशुद्ध पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशुद्ध। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, मिश्रण है। अब मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में किसी भी अनुपात में, कोई लिमिट नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे, मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्सचर। मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और मिक्सचर देखे ना, दालमोट से सब कुछ, बादाम सब कुछ मिला दिया, लेकिन कोई खास अनुपात नहीं है, नहीं लिमिट है कि इतना ही रहना चाहिए बादाम, इतना ही रहना चाहिए उसमें दालमोट, इतना ही रहना चाहिए उसमें सेव, कोई कंफर्म नहीं है। इसलिए क्या कहलाया, वो मिश्रण कहलाया, यानी मिक्सचर कहलाया। और मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, मिक्सचर एक समान मिश्रण और एक। अब समान मिश्रण क्या होता है और विषमांग मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में जानिए। समान क्या है और विषमांग क्या है। तो समान क्या है, वैसा मिश्रण है, क्या चीज मिश्रण है, समान और विषमांग क्या है, वैसा मिश्रण। समान और विषमांग पढ़ने के पहले आपको पढ़ना होगा विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, जानते हैं इसके बारे में, विलेय और विलायक नहीं। और ये दोनों के मिलने के बाद बनता है विलायक। पढ़े होंगे क्लास 9th में है, ये चीज पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे पढ़ेंगे आगे। विलेय विलायक, अब विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है जानिए। वैसा पदार्थ कहने का मतलब, एक एग्जांपल देते हैं आपको, पानी प्लस
नमक, पानी प्लस। अब देखिए कहने का मतलब है पानी क्या है, विलायक है। पानी हम बोल रहे हैं विलायक, क्यों विलायक है? कि वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर मिलाने घुलाने की क्षमता रखती है ना, अपने अंदर घुलने मिलने की, घुलाने मिलाने की क्या रखती है। मतलब पानी के अंदर अगर नमक डालिएगा तो नमक को पानी क्या करेगा, अपने अंदर मिला लेगा। नमक को पानी अपने अंदर क्या करेगा, यानी नमक क्या है, विलायक है। नमक क्या है, और ये नमक सॉरी पानी क्या है, विलायक है। पानी क्या है, जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घुला रहा है, मिला दे रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, विलायक कहेंगे। तो यहाँ पर से विलायक कौन होगा, पानी या फिर नमक? पानी। पानी ने नमक को क्या कर रहा है, अपने अंदर घुमा रहा है। पानी नमक को क्या कर रहा है, अपने अंदर घुमा रहा है, यानी पानी क्या है, विलायक है। पानी क्या है, और जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में जाकर के घुल जा रहा है, मिल जा रहा है, वो पदार्थ क्या है, विलेय है। इसे क्या कहेंगे हम, यानी नमक क्या है, यानी यहाँ से हम साफ कर सकते हैं कि पानी हमारा क्या हुआ, विलायक हुआ, और ये नमक क्या हुआ, विलेय हुआ। तो यही दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, फिर विलायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी नमक पानी और चीनी भी मिला देंगे, सब मिला लगा क्या बनेगा, शरबत बनेगा ना जी। नमक पानी चीनी, या फिर नमक पानी और चीनी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, शरबत। शरबत क्या हुआ, विलायन। शरबत क्या है, उसमें नमक नींबू भी गाड़ दीजिए, है ना, उसमें नींबू भी गाड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सब मिल जाएगा, सब आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, विलायन का निर्माण होगा। यानी शरबत क्या है, विलायन। शरबत क्या है, विलायन है। तो समान और विसमान में यही समझना है। अब क्या समझना है, जानिए कि जब दोनों पदार्थ आपस में मिल घुल जाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या हो जाए, मिल घुल जाए, तो वो कैसा पदार्थ है, कैसा मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या हो जाए, आपस में मिल घुल जाए, तो क्या कराएगा वो, यानी विलायक के अंदर विलय मिल जाता है तो क्या कहेंगे उसको, समान। सब आपस में मिल घुल जाए, मैंने एक दूसरा पदार्थ के आपको पता नहीं चले, जिसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, वैसा मिश्रण जिसे हम आसानी से अलग या फिर अलग कर भी नहीं सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम। और जब एक दूसरा को अलग कर सकते हैं, मतलब आपको उसमें दिख रहा है विलायक और विलय आपस में मिल नहीं रहा, विलायक और विलय आपस में मिल नहीं रहा है, सब साफ पता चल रहा है कि कौन अलग अलग अभी है, उसको अलग कर सकते। जैसे कहने का मतलब हाथ से चुनकर, हाथ से अब मिश्रण को अलग करने की विधि होती है, हाथ से चुनकर, चलनी से चलकर, ऐसे करके अलग कर देते हैं ना। जैसे चावल, चावल में जो अशुद्धि है कंकड़, उसको क्या करते हैं, हम कंकड़ को हाथ से चुन चुन के हटा सकते हैं, है ना। लेकिन पानी में से नीमक के हटाइएगा, पानी में से चीनी को हटाइएगा, तो पानी और चीनी क्या हो गया, समान मिश्रण। लेकिन चावल क्या हो गया, चावल में कंकड़ क्या हो गया, है ना, बेसमान हो गया। समझ में आ रहा है ना बात। तो जब मिल घुल जाता है तो उसको समान, और जब ना मिल रहा घुल रहा है तो क्या कहेंगे, कहने का मतलब एक गिलास अगर हम पानी ले जाए उसमें बालू डाल दे, मिलेगा घुलेगा कभी, उसको चलनी से छाल देंगे, सब बालू उतर जाएगा, चलनी में पानी चल जाएगा नीचे। पानी में कंकड़ डाल देंगे, गिट्टी, और गिट्टी को छान सकते कि नहीं छान देंगे, या फिर कुछ देर तक स्थिर छोड़ देंगे, सब बालू बैठ जाएगा नीचे। यानी कहीं मिले घुलेगा जो पानी, बोलू बालू, पानी है बालू कहीं मिलेगा नहीं, यानी कौन सा मिश्रण है वो, विसमान। और जो मिल घुल रहा क्या है, तो समझ में आया अब पूरा। आप इसके आगे जो चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना, प्रभात समझ में आ गया तो आगे चलते हैं।